हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाउन टू अर्थ की मैगज़ीन, जो कि 16 से लेकर के 31 जनवरी 2023 की है। ओके, तो देखेंगे कि हमारे हिसाब से प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या पॉइंट्स काम के हो जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैगजीन है और इसकी जो पीपीटी पीडीएफ है दोनों तरीके की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाती है। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दिया है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वही क्लीन वाली आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको जो है वो पे करना पड़ता है। उसका सब मेथड मैं पिछले कुछ समय से बता रहा हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे चलें तो ये सब मैगजीन्स यहाँ पर आती हैं। खैर, मेन आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पर वही जोशीमठ के बारे में, और आपको पता है कि वहाँ पर क्या हुआ। अलग अलग हाउस होल्ड्स के अंदर में दरारें वगैरह देखने के लिए मिली हैं, और इस सब के पीछे के कुछ कारण हैं। तो वही कारण जो हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं, और ये कारण नेचुरल कम और मैन मेड ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, इट इज़ अ मैन मेड ह्यूमन ट्रेजिडी, इसको यहाँ पर नाम दिया गया है। और ये एक तरीके से वेल इंजीनियर्ड कैलामिटी है, मतलब हम इसको प्रिवेंट कर सकते थे लेकिन हमने इसको प्रिवेंट किया नहीं। तो हो क्या रहा है कि हिमालय के आप देखो लगभग 1874 मीटर्स की ऊंचाई पर ये जो टाउन है जोशीमठ, वो यहाँ पर है। और ये अब धीरे धीरे जो है वो धंस रहा है, मतलब सिंक हो रहा है। और फियर ये है कि भाई बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस तो करना पड़ेगा ही, बहुत से लोगों को जो रिप्लेसमेंट है उनका लाभ भी नहीं मिलेगा। तो हाँ, सिचुएशन तो वहाँ पर वर्स्ट होगी ही। पीपल जो है उनको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट काम कर भी रही है लेकिन फिर भी सिचुएशन उतनी ज़्यादा नहीं सुधर रही है। अब इसमें अगर हम बात करें तो कुछ कारण निकल कर के आते हैं। वो कारण आपको याद रखने, क्योंकि मेंस का एक बहुत सुंदर क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर से निकलने वाला है, तो उस पर पूरा ध्यान हमें यहाँ पर रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हिमालयाज़ जो हैं वो आपको पता है कि यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। अभी भी जो है वो बढ़ रहे हैं, टैथिस सी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ओके, तो माउंटेन रेंज जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है और ये यंगेस्ट माउंटेन है। और इसका मतलब ये होता है कि इसके स्लोप जो हैं वो अभी भी अनस्टेबल यहाँ पर हैं। तो उसके ऊपर जितना भी आप देखो कि वर्क यहाँ पर हो रहा है, ओके, तो वो वर्क इस सिचुएशन को देख करके नहीं हो रहा कि भाई वो यंगेस्ट माउंटेन रेंज है और अभी अनस्टेबल है। अनस्टेबल के मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो डिपॉजिट्स हैं वो मोरेन टाइप डिपॉजिट्स हैं, और मोरेन टाइप डिपॉजिट्स के अंदर में जो सोइल है वो लूज़ होती है, एकदम टाइट नहीं होती। ओके, तो लैंडस्लाइड वगैरह है, दरारें हैं, ये सब इसी वजह से आती हैं क्योंकि जो डिपॉजिट्स हैं वो अभी अनस्टेबल हैं, ताकि लैंडस्लाइड और इरोजन से ये प्रोन यहाँ पर हो जाते हैं। एक अच्छा सा पॉइंट इसके ज़रिए बना करके लिखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये रीजन पहले से ही हाईली सिस्मिक जोन है। आपको पता है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट सब जो है वो एक दूसरे के नीचे जो है वो इस तरीके से सबडक्ट हो रही हैं। तो उसके कारण भी ये अपने आप में एक हाईली सिस्मिक जोन जो है वो यहाँ पर बन जाता है, और इसको अर्थक्वेक प्रोन एरिया के अंदर में क्लासिफाइड भी किया गया है। तो दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ये एक हाईली सिस्मिक जोन है, इस वजह से ये सिचुएशन भी देखने के लिए मिलती है। तीसरा कारण क्लाइमेट चेंज इसके अंदर में ऐड कर देता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखो कि जो कह सकते हैं कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है वो देखने के लिए मिल रही है। रेनफॉल के जो इवेंट हैं वो एक्सट्रीम हो गए हैं, और अनसीजनल रेंज देखने के लिए यहाँ पर मिल रही हैं। तो वोलेटिलिटी बढ़ी है, जिसकी वजह से जो मौसम है वो पूरी तरीके से बदला है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो निकल करके आती हैं। अब आपने देखा होगा कि जो प्लेन्स हैं इंडिया के, गंगा यमुना दोआब वगैरह रीजन है, वहाँ पर एलुवियल सोइल पाई जाती है। और जो आपका इंडियन पेनिनसुला है वो रीजन हार्ड रॉक है। ओके, तो ये जो है वो आपका इस तरीके का नहीं है हिमालयन रीजन, जो कि जिसकी तुलना हम प्लेन्स ऑफ इंडिया से या इंडियन पेनिनसुला से या आल्प्स के जो पर्वत हैं उनसे कर सकें। ओके, क्योंकि जो चीज़ें हैं, चेंज, यंगेस्ट माउंटेन रेंज, ओके, या फिर सीस्मिक जोन हाई है, तो वो सब चीज़ें भी हमें जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारी मात्रा में हाइड्रो पावर प्लांट्स यहाँ पर जो है वो लगाए जा रहे हैं। बहुत सारी कमिटीज़ पहले भी बनी हैं जिन्होंने कहा है कि भाई कम से कम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो लगाओ, ओके, या प्लांट्स लगाओ, लेकिन फिर भी हम जो है वो इन चीज़ों को लगातार निगेट कर रहे हैं। और आप देखोगे कि तपोवन, विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट वगैरह है, इन सबको लगाया गया, या फिर ऐसा है ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये सब चीज़ें लग रही हैं। तो इसकी वजह से हमें मैसिव फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स की कंडीशन लगातार देखने के लिए मिल रही है, और इसी को कहा जा रहा है वेल इंजीनियर्ड कैलामिटी। मतलब हमने इन चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पर ध्यान जो है वो दिया है। हमने बहुत सारी टनल्स बनाई, रोड बनाई, हाउसेज बनाए, जिनको हमने दुनिया के बड़े बड़े कह कर के जो है वो
ठीक है, नई नई पत्रिकाओं में छापा। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो अब यहाँ पर निकल निकल के आ रही हैं कि भाई किस तरीके का इम्पैक्ट वो डाल रही हैं। इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर के हमसे डेवलपमेंट करना तो आता है, लेकिन हमसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना नहीं आता। ओके, तो हमने जो है वो जो आपका इकोनॉमी है उस साइड तो फोकस कर लिया, लेकिन इकोलॉजिकल जो फोकस है वो हमारा यहाँ पर छूट गया। तो ये आपका कमी दिखाता है एक सरकार के अंदर कि हमसे नॉलेज का बेहतर इस्तेमाल करना नहीं आता। ओके, तो इनएबिलिटी टू यूज द नॉलेज फॉर एंश्योरिंग डेवलपमेंट दैट इज इकोलॉजिकली अप्रोप्रिएट एंड सोशली इंक्लूसिव। तो ये जो हमारी क्षमता है नॉलेज को बेहतर तरीके से यूज़ करने की, वो यहाँ पर दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रही है। तो ये सब चीज़ें निकल करके आ रही हैं कि भाई जब एनवायरनमेंट वर्सेस इकोनॉमी की बात करते हैं तो आपने ज़्यादा ध्यान जो है वो इकोनॉमी की तरफ दिया, जिसकी वजह से नेचर ने भी अपना जो रूप है वो आपको यहाँ पर दिखाया। खैर, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। और इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका जो बात मैंने आपको यहाँ पर ये बताई कि भाई हिमालयन जो टाउन है वो यहाँ पर जो सिंक हुआ, उससे ये पता चलता है कि हम जो इकोलॉजिकल यूनिकनेस है फ्रेजाइल एरियाज़ की, जो बेसिकली आप उनको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ भी कह सकते हैं। ओके, तो उन सब एरियाज़ के अंदर में जो भी आपके पास नॉलेज है उस सबको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। आपकी एबिलिटी उस प्लानिंग में यहाँ पर दिखनी चाहिए जो भी आप यहाँ पर करने वाले हो। तो अभी इसके बारे में एक पूरा आर्टिकल और है, बट जो मैंने आपको रीजंस बताए 4, ये आपको कम से कम पता होने चाहिए। इसके अलावा और भी रीजंस जो हैं वो आप लिख सकते हो। ओके, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ है हेल्दी स्टार्ट, और इसमें यहाँ पर बताया गया है अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स। ओके, तो मैंने सिर्फ एक ही स्लाइड यहाँ पर उठाई है, ये आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स के बारे में बस जस्ट पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। देखो डेफिनेशन की तरफ अगर हम पढ़ें इसको, तो लिखा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स आर यूजुअली रेडी टू ईट सीरियल बेस्ड पोरिज और सेमी सॉलिड फूड्स। ओके, तो रेडी टू ईट फूड होते हैं, पैकेज्ड फूड्स हो सकते हैं। ओके, मतलब पकाने में करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और लगभग आप देखो कि 6 से लेकर के 24 महीने के जो बीच के बच्चे होते हैं उनको ये बेसिकली दिया जाता है, क्योंकि उस समय उनको न्यूट्रिशन की भारी ज़रूरत रहती है। तो ये जो है वो आपका इसीलिए इनको यहाँ पर दिया जाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो है वो इस तरीके से देना शुरू किया गया, और एक दिल्ली बेस्ड एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने इसको यहाँ पर प्रिपेयर किया ताकि मिलेट्स हैं या फिर ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं वो बच्चों में जा सके एज अ न्यूट्रिशन कंटेंट। ओके, तो जस्ट इतनी चीज़ें हैं और याद रख सकते हैं, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उतनी चीज़ें निकालता हूँ जितनी काम की हैं, इवन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं वो भी मैं इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ अगर वो काम की नहीं है तो। ओके, इसके आगे लिखा हुआ है कि वर्ल्ड टर्न्स टू अफ्रीका फॉर रेयर अर्थ। आपको पता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि आपके काफ़ी सारे हैं। ओके, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होते हैं, या और भी जो नई सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उन सब में यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। तो इस समय चाइना ने इसका सबसे बड़ा मार्केट जो है वो घेरा हुआ है। ओके, और चाइना के आसपास आपको पता है लगातार जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी चल रही हैं ताइवान वगैरह को लेकर के। तो जो आपकी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं लाइक यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, या और कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कहा है कि भाई चाइना के ऊपर इतना डिपेंडेंट हमें नहीं रहना चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, हमें अपना फोकस जो है वो शिफ्ट करना चाहिए अफ्रीका के लिए। ओके, तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को घटाने के लिए और अफ्रीका के एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। ये बहुत सारी कंट्रीज़ ले रही हैं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको याद ये रखना है कि अफ्रीका के अंदर मलावी नाम की कंट्री, उसमें आपकी और हिल्स एक हिल है जिसका नाम है आपकी सोंगवे हिल। तो यहाँ पर जो है वो रेयर अर्थ मिनरल के काफ़ी भंडार हैं। ओके, इसके अलावा आप देखो कि नामीबिया में भी आपको इस तरीके के भंडार मिल जाएंगे। ऐसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर में आपकी ये वाली जो माइन है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो इस माइन में भी आपको जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो देखने को मिल जाए। हालांकि ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है इतने सारे, बट फिर भी जो है वो जो भी नाम निकल कर के आ रहे हैं कम से कम उनको तो देख सकते हैं, हमें खुद से छाटने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी ना। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखो। देखो आप ये कुछ मेटल्स यहाँ पर हैं। ओके, ये मेटल्स जो हैं उनके भी डिपॉजिट्स जो हैं वो अफ्रीका के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। और आप देखो एक माइन का नाम ये लिखा गया है। ओके, इनको पढ़ने में भी काफ़ी टाइम लग जाए, तो जस्ट आप जो है वो 2 तो याद रख लो, एक साउथ अफ्रीका की ये वाली और एक मलावी की ये वाली। इसके अलावा आगे बात करते हैं
और साइंटिस्ट जो हैं वो ब्रेन कैंसर के लिए वैक्सीन वगैरह सब यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ब्रेन कैंसर के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए जो आपके साइंटिस्ट हैं यूएस के, उन्होंने एक नया वे जो है वो यहाँ पर निकाला है, एक नया वे जिसकी मदद से हम जो है कैंसर सेल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं टू द एंटी कैंसर एजेंट्स। ओके, तो ये एक तरीके से काफ़ी पोटेंशियल जो कह सकते हैं कि डिस्कवरी यहाँ पर जो है वो हुई है। और अब तक रिसर्चर्स जो हैं वो क्या करते थे कि जो कैंसर की वैक्सीन्स हैं उनको यहाँ पर डेवलप कर रहे थे, इस तरीके की वैक्सीन जो कि ट्यूमर सेल्स को इनएक्टिवेट कर दे। ओके, तो इनएक्टिवेट करने का काम हम यहाँ पर जो है वो कर रहे थे, लेकिन उसकी में काफ़ी सारा समय जो है वो यहाँ पर लग रहा था सिग्नलिंग वगैरह के अंदर में। और आप देखो कि वैक्सीन वगैरह को भी आपके बॉडी के अंदर इम्पैक्ट करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो रन करनी पड़ती थी। ओके, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर आ रही थी। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके अब जो है वो साइंटिस्ट्स ने कह सकते हैं कि ट्यूमर सेल्स को रिपर्पस करके उनको जो है वो एंटी कैंसर एजेंट के रूप में यहाँ पर जो है वो कन्वर्ट करेंगे, और माइस के अंदर ये काम कर लिया है। कोई आपसे इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा, याद रखो प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेंस का भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन जब आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कहीं कैंसर वगैरह के लिए कुछ आ गया तो कुछ ना सही से कुछ अच्छा लिखना बेहतर है। ओके, तो ये चीज़ें जो है वो निकल करके आती हैं। बाकी ये सब काम चलते रहते हैं। एक पॉइंट है बस कि भाई कैंसर सेल को एंटी कैंसर एजेंट्स के रूप में बदलने के लिए ये सब काम जो है वो हो रहे हैं, और कुछ नहीं जानना। इसके अलावा आगे बात करें तो यहाँ पर वही बात घुमा फिरा करके कि सन 2100 तक आधे से ज़्यादा ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल चुके होंगे। तो अलग अलग रिपोर्ट्स स्टडीज़ आती रहती हैं, इस सब को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और पेरिस एग्रीमेंट वगैरह और ये किस तरीके से क्लाइमेट गोल्स वगैरह सब चल रहे हैं, UNFCCC की मीटिंग में क्या हो रहा है, CBD की मीटिंग में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखो। बाकी ये बोल बाय बोल सब जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम देखें ग्लोबल लेवल पर क्या हो रहा है, तो यूके के अंदर आप देखो तो 2022 में सबसे वार्मेस्ट ईयर 2022 को डिक्लेयर किया है, और 2022 में टेम्परेचर रहा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो 10 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर रहा। 2014 में आप देखो 9.88 डिग्री था, और अब तक का रिकॉर्ड जो है वो 2014 का था, लेकिन अब रिकॉर्ड जो है वो 2022 के नाम यहाँ पर हो गया है। तो कुछ ज़्यादा नहीं जानना, बट ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जून 2022 में हीट वेव्स की कंडीशन भी यूके के अंदर बनी थी, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इमेज यहाँ पर दिखाई गई है, और इस इमेज के द्वारा ये पता चलता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन US के कुछ रिसर्चर्स ने एक स्पीसीज़ यहाँ पर डिस्कवर की है जो कि इन्फेक्शियस वायरस को ईट कर सकती है, खा सकती है। अब आप सोचो कि जो इन्फेक्शियस वायरस आपके हो सकता है पानी में हो, फूड में हो, तो अगर वो ख़त्म हो जाएं किसी तरीके से, और वो भी नेचुरल तरीके से, तो कितना बेहतर रहेगा। तो ये जो स्पीसीज़ यहाँ पर निकल कर के आई है, ये इन तरीके के इन्फेक्शियस वायरसेस को ख़त्म कर सकती है। जैसे कि आप देखो कि हाल्टेरिया वगैरह हैं। ओके, तो हाल्टेरिया वगैरह पूरे फ्रेश वाटर को पॉपुलेट करते हैं। ओके, तो ये सब जो हैं वो आपका मदद कर सकते हैं कि इस तरीके से इनको जो है वो ख़त्म किया जा सके। तो ये सब स्पीसीज़ डिस्कवर हुई हैं जिसकी मदद से काम यहाँ पर हो सकता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ भी पूछा जाएगा, बट ये नाम यहाँ पर याद रख लेना कि व्हाट इज़ द हाल्टेरिया। ओके, बाकी कुछ नहीं याद रखना। इसके बाद आगे बात करें तो US ने अप्रूव किया है दुनिया की पहली वैक्सीन हनी बीज के लिए लाए हैं। हनी बीज को अगर हम बात करें तो उनकी पॉपुलेशन लगातार गिर रही है। ओके, फूड पॉलिनेशन वगैरह के लिए सब ज़रूरी होती हैं ये, तो उनकी पॉपुलेशन से गिरने को बचाने के लिए आप देखो कि वैक्सीन हनी बीज के लिए स्पेशली यहाँ पर डेवलप जो है वो की गई हैं, और इनके अंदर ये डिज़ीज़ ना हो, फाउल ब्रॉड। ओके, तो ये डिज़ीज़ जो है वो ना हो, ये सब कर रोकने के लिए ये कमर्शियली वैक्सीन जो है वो यहाँ पर लाई गई है। और इससे क्या है कि भाई जैसे इंडिया में भी है नेशनल हनी मिशन चल रहा है। ओके, और ये सब काम चलते रहते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन बचेगी तो जो रूरल फार्मर्स हैं उनको भी फ़ायदा यहाँ पर होगा। इसके अलावा स्पेन ने एक नया एनवायरमेंटल रेगुलेशन जो है वो यहाँ पर पास किया है, और इसके अंदर जो आपकी तंबाकू की कंपनियाँ हैं उनको जो है वो ये कह दिया गया है कि जो डिस्कार्डेड सिगरेट के बट्स होते हैं, ओके,
उनको जो है वो आपको वापस से परचेज करना है। ओके, तो ये चीज़ें हैं स्ट्रीट पर, बीच पर, उन सबको इकट्ठा करके और वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में पहुंचाने का काम जो है वो यहाँ पर तंबाकू कंपनीज का यहाँ पर हो गया। तो ये एक तरीके से जो आपका ईपीआर है वो यहाँ पर किया गया है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया के अंदर इसको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया और ये इस जैसा ही काम स्पेन के अंदर में जो है वो किया गया है। ओके, तो इसके अलावा इन्होंने जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक वगैरह है उस पर भी बैन जो है वो लगा रखे हैं, रेगुलेशंस लगा रखी हैं। और सिगरेट बट्स के अंदर में स्पेशली अगर हम बात करें तो सेल्यूलोज एसीटेट फाइबर होता है जो कि अपने आप में एक बायोप्लास्टिक है। ओके, तो ये बायोप्लास्टिक बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता और बहुत साल ले लेगा, इसलिए जो है वो ये काम किया गया है। इंडिया के अंदर बात करें तो यहाँ पर आपकी बात की जाए तो सबसे पहला आर्टिकल आपको मिलेगा कि महाराष्ट्र के अंदर जो मराठवाड़ा रीजन है वहाँ पर बीटी ब्रिंजल क्रॉप के बायोसेफ्टी ट्रायल्स जो हैं वो किए जा रहे हैं, बीटी ब्रिंजल के। तो अभी आपको पता है कि कंट्रोवर्सी रही जीएम मस्टर्ड के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एनवायरमेंटल सब क्लियरेंस भी यहाँ पर मिल गया है और इसको जो है वो अब यहाँ पर इसके फील्ड ट्रायल वगैरह सब किए जा रहे हैं। तो ऐसे ही आपका बीटी ब्रिंजल क्रॉप का भी फील्ड ट्रायल जो है वो धीरे धीरे चल रहा है और इसमें दो वैरायटी हैं, एक है आपकी जनक और दूसरी है BSS 793 और इन सब के फील्ड ट्रायल चल रहे हैं। मेंस में भारी क्वेश्चन निकल करके आएगा कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। मस्टर्ड पर अकेले नहीं पूछेगा, ब्रिंजल पर अकेले नहीं पूछेगा, पूरा क्वेश्चन पूछेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे अगला आर्टिकल की तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दामो इन मध्य प्रदेश, और वहाँ पर ये निकल करके आ रहा था कि भाई अफ्रीकन स्वाइन फीवर के केस फैलने वाले हैं, तो उसको फैलने से रोकने के लिए 700 के करीब पिग्स जो हैं उनको पहले ही मार दिया गया और इसको हम कहते हैं मास कलिंग। ओके, कल किया जाता है, उनको पहले ही मार दिया गया। ऐसे ही आपने देखा होगा कि बहुत सारे जब एवियन इन्फ्लुएंजा वगैरह सब फैलने वाले होते हैं तब H5N1 वगैरह, तब उससे पहले कई सारी जो लाइक उसके जो वाहक हैं कह सकते हैं कि मुर्गी वगैरह उन सबको मार दिया जाता है। तो ये काम शुरू से ही यहाँ पर जो है वो चल रहा है। तो अभी ये काम मध्य प्रदेश में किया गया है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो पिछले एक साल के अंदर जो ICAR है उसने 10 नई लाइव स्टॉक की स्पीसीज़ उनको जो है वो रजिस्टर यहाँ पर किया है और जो इंडिजिनियस ब्रीड्स हैं अब उनका टोटल नंबर जो है वो हो गया 212। तो ये सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स निकल करके आते हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं। इसके अलावा आप देखो कि जो कालाजार के केसेस हैं इंडिया के अंदर वो 2007 में लगभग 44,000 के करीब थे, घटा करके 2022 में 834 के करीब यहाँ पर जो है वो कर दिए हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है वो निकल करके आते हैं, इसमें से बहुत कम चीज़ें जो है वो निकल करके आ रही हैं। ये सब डिटेल में कवर करने की ज़रूरत थोड़ा सा है। इसके बाद आगे चलें कुछ बड़े आर्टिकल्स की तरफ। तो पहला आर्टिकल आपको जोशीमठ के बारे में ही यहाँ पर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मकानों में दरारें किस तरीके की निकल करके आ रही हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस भी की और इस आर्टिकल में कुछ खास होगा तो ही डिस्कस करेंगे, वरना चीज़ों को छोड़ते हुए चलेंगे। ओके, अब मैंने आपको ये भी बताया कि कई सारी कमिटीज़ वगैरह भी यहाँ पर बनी जिन्होंने ये सुझाव दिया कि भाई हिमालयन जो इकोसिस्टम है उसके अंदर में ज़्यादा डेवलपमेंट सही नहीं है, तो उसको उचित नहीं ठहराया कमिटीज़ ने। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ वार्निंग्स जो है वो यहाँ पर दी, हम इनको मल्टीपल वार्निंग्स कहेंगे। ओके, बहुत सारी वार्निंग्स मिली, उसके बावजूद अनप्लान्ड तरीके से कंस्ट्रक्शन, नॉलेज तो थी लेकिन उसको यूज़ करने की एबिलिटी नहीं थी, तो दिस कॉल्ड अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन। रोड वगैरह बनाई, सड़कों को चौड़ा किया गया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाए गए, वो उत्तराखंड के अंदर जोशीमठ टाउन में ये सब कंटिन्यू रहा, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर सिंक जो है वो हो रहा है। ओके, तो ये बिल्कुल एक खबर है और इसमें सीधे सीधे ये चीज़ें निकल करके आती हैं कि ये एक अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन का जो है वो एक उदाहरण यहाँ पर निकल करके आया, जिसकी वजह से अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन का मतलब है कि हमने टाउन प्लानिंग या टाउन डेवलपमेंट में काफ़ी तेज़ी कर दी और गलत तरीके से टाउन डेवलपमेंट प्लानिंग जो है वो यहाँ पर की गई। ओके, तो वो उसमें काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर आई। ये सब हमने डिस्कस किया कि हिमालयन इकोसिस्टम के अंदर में इतनी सब ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर लैंडस्लाइड, ग्लेशियल मेल्ट की कंडीशन मिलेंगी, तो अब ये जो है वो सिंक देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम कुछ खास चीज़ों की बात करें जो कि आप एग्ज़ाम में यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि 2006 के अंदर में गवर्नमेंट ने तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट
एनटीपीसी के द्वारा यहाँ पर उसको अप्रूव किया था और एक कंट्री का लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट जो है वो यहाँ पर माना गया था। ओके, इसके लिए हमें 12 किलोमीटर लंबी टनल भी जो है वो यहाँ पर बनानी पड़ी। 2022 के बीच में आप देखो कि हेलांग बाईपास जो है वो यहाँ पर बनना शुरू हुआ। ऐसे बोल बाय बोल सब चीज़ें याद नहीं रखनी, बट मैं देखो किस तरीके से जा रहा हूँ तो उस तरीके से ही आपको जो है वो इस आर्टिकल को ख़त्म करना है। हेलांग बाईपास बनना शुरू हुआ जस्ट आउटसाइड जोशीमठ और आपको मिलेगा कि सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो गई। तो ये दिखाता है कि किस किस तरीके के डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो चल रही थी। फिर ये एक इमेज यहाँ पर दी गई थी जो कि पूरे एक पर्टिकुलर पेज का सारांश यहाँ पर है और इसमें दिखाया गया है कि भाई उत्तराखंड के अंदर पिथौरागढ़ या चमोली या उत्तरकाशी, इन सब के अंदर में भी ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जहां पर लोगों को रिलोकेट किया गया है और लगभग 30 से ज़्यादा ऑपरेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी यहाँ पर काम कर रहे हैं और इनमें डिज़ास्टर भी 2016 से लगातार आ रहे हैं, लेकिन हमने उन पर ध्यान अभी तक दिया नहीं है जब तक कि जोशीमठ जैसी कोई चीज़ नहीं हो जाती। ओके, तो आपको सारे नंबर वगैरह सब दिए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ये नंबर पढ़ने भी चाहिए, बट याद रखो कि हाँ भाई ये सब चीज़ें जो है वो निकल करके आ रही हैं। अभी ऐसा हाल जोशीमठ का हुआ है, अगर हमने अभी भी चीज़ों को कंटिन्यू रखा तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो देखो ये सब चीज़ें निकल करके आती हैं कि भाई जोशीमठ के अंदर जो दरार है पहली बार 1976 में ही दिखनी शुरू हो गई थी और 1976 के अंदर में ही जो क्रैक्स हैं वो डेवलप होनी शुरू हो गई थी। इसके बाद सेंटर ने 18 मेंबर की कमेटी MC मिश्रा जी की अध्यक्षता में यहाँ पर बनाई, जो कि उस समय गलवाड़ रीजन के कलेक्टर यहाँ पर थे और उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को कहा कि दैट जोशीमठ इज सिचुएटेड ऑन एन ओल्ड लैंडस्लाइड जोन कुड सिंक इफ डेवलपमेंट कंटिन्यूड अनअबेटेड। तो उन्होंने इस बात को आप देखो कि 80s के अंदर में यहाँ पर कह दिया कि भाई अगर डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से चलता रहा तो जोशीमठ को सिंक होने से कोई नहीं बचा सकता। हमने इनकी जो रिकमेंडेशंस थी उन्होंने ये कहा कि भाई कंस्ट्रक्शन को इसके अंदर में प्रोहिबिट करना चाहिए रीजन के अंदर में, और रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन हमने कभी इनको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। ओके, 2006 के अंदर में उत्तराखंड के अंदर में जो आपका डिज़ास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर है उन्होंने सर्वे किया और पता चला कि भाई कुछ नए क्रैक जो हैं वो घरों में और देखने के लिए मिल रहे हैं 2006 में। ओके, इन्होंने देखा कि भाई ये सब चीज़ें कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण देखने के लिए मिल रही हैं और इन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि हर साल लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे जोशीमठ जो है वो धंस जा रहा है। ओके, तो ये चीज़ें निकल कर के आई, वो लैंडस्लाइड के कारण हो सकता है, कन्वर्जेंस जोन के कारण हो सकता है, या मैंने जो और कारण बताए उनके कारण हो सकता है, बट रेट यहाँ पर हमें पता लग गया 2006 में कि हर साल लगभग 1 सेंटीमीटर से जोशीमठ स्लाइड डाउन यहाँ पर हो रहा है। इवन अगर हम बात करें कि नैनीताल की, ओके, तो नैनीताल भी ऐसी सिचुएशन से यहाँ पर धीरे धीरे गुजर रहा है, वहाँ पर भी काफ़ी इसी तरीके की सिचुएशन मिल रही है जोशीमठ जैसी। और वहाँ पर अगर हम बात करें विशाल सिंह जी की, ये डायरेक्टर हैं देहरादून बेस्ड नॉन प्रॉफिट सेंटर फॉर इकोलॉजी डेवलपमेंट एंड रिसर्च के, तो इन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि नैनीताल में भी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से यहाँ पर हो रहा है, तो उसको यहाँ पर रोकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वरना लैंड सब्सिडेंस के जो इंसिडेंट्स हैं वो लगातार हमें एक्सपीरियंस हो ही रहे हैं और आगे कंडीशन और ख़राब यहाँ पर हो जाएगी। इसके अलावा आप देखो कि ये सब एरियाज़ हैं, ओके, ये भी सब नीचे धंस रहे हैं, लैंड सब्सिडेंस देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें निकल कर के आएंगी, बाकी ये सब आप इग्नोर भी कर दोगे तो भी चलेगा। ओके, बट ध्यान रखो कि भाई अगर इम्पैक्ट एक रीजन पर पड़ा है तो दूसरे पर पड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इसीलिए हमें इसको जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा। लिखा हुआ है एवरीथिंग इज़ नॉट लॉस्ट, वही बात जो मैंने अभी अभी रिपीट की वही बात निकल करके आती है कि भाई अभी भी टाइम है, और नैनीताल है या चमोली डिस्ट्रिक्ट हैं, बाकी उत्तराखंड के जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, ओके, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करो, वहाँ पर जो हैवी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको रोकने की कोशिश करो ताकि हाल जो है वो जोशीमठ जैसा ना हो। ओके, तो ये चीज़ें निकल कर के आती हैं, और इनिशियल इवैक्यूएशन तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, बट अब यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास ऑप्शन जो हैं वो सिर्फ दो ही हैं। ओके, और दो ऑप्शन में से पहला तो ये है कि जो अफेक्टेड पीपल हैं उनको रिहेबिलिटेट करो एक सेफ जगह पर, और ऐसे टाउन जो हैं वो यहाँ पर सेटअप करो जो कि कह सकते हैं कि रेजिलिएंट हो, उन पर
इन सब चीज़ों का कोई असर ना पड़े। दोनों ही काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, लेकिन फिर भी कदम तो यहाँ पर उठाने पड़ेंगे। ओके, एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि भाई हमें अपने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें शिफ्ट लाने की ज़रूरत है। हम किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं थोड़ा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और करंटली गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का जो इम्पैक्ट है उसको असेस यहाँ पर करती है। करंटली द गवर्नमेंट असेसेस द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन आइसोलेशन। सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को अकेले में एक कैबिनेट वगैरह बना के उसी के अंदर में सब चीज़ें डिस्कस कर ली जाती हैं। लोकल लोगों से, ट्राइबल कम्युनिटी से उसकी सलाह नहीं ली जाती। तो एक क्यूमुलेटिव असेसमेंट की ज़रूरत यहाँ पर जो है वो है। ओके, तो ये चीज़ें निकल करके आती हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि भाई अब जोशीमठ में जो हुआ वो हुआ, अब उसके बेहतर के लिए, उसके सुधार के लिए हमें साइंटिफिक तरीके से सोचना पड़ेगा। साइंटिफिक टास्क जो है वो यहाँ पर उठाने पड़ेंगे और इसको जो है वो ब्यूरोक्रेटिक तरीके से सोल्व करने की कोशिश ना करें। ओके, तो ये कुछ पॉइंट जो है वो निकल करके आते हैं। इसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ चलें तो लिखा हुआ है STEMM द गैप। तो इसमें बेसिकली बात वही हो रही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। ओके, तो पहले हम सिर्फ स्टेम पढ़ते थे, लेकिन अब यहाँ पर एक एम और जोड़ दिया गया है। तो इसमें बात ये हो रही है कि भाई जो आपकी वुमेन है, ओके, उनका पार्टिसिपेशन साइंस के अंदर में बढ़ना चाहिए। ओके, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन के अंदर में उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ना चाहिए। और इसके लिए सरकार ने बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स चला रखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशनल और सोशल हर्डल्स लगातार बनी हुई हैं। ओके, तो अगर हम बात करें ये सब बात हम कर क्यों रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखो 3 से लेकर के 7 जनवरी 2023 तक आपका महाराष्ट्र के अंदर में 108वां एडिशन यहाँ पर हुआ। किस चीज़ का? तो ये था आपका इंडियन साइंस कांग्रेस का। ओके, इंडियन साइंस कांग्रेस का। और इसकी जो थीम थी वो थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी ज़रूरी है, उस थीम को लेकर के ये 108वीं जो इंडियन साइंस कांग्रेस है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज जो है वो की गई। ओके, तो इसका और भी चीज़ें थी कि भाई डिजिटाइजेशन कैसे करेंगे, ट्राइबल डेवलपमेंट कैसे करेंगे, नेशन बिल्डिंग कैसे करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करेंगे, इन चीज़ों पर भी बात हुई। बट मेन चीज़ जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट की यहाँ पर थी। ओके, तो इसमें कुछ अब वुमेन एम्पावरमेंट पर बात हो रही है, तो जो टॉक्स हैं वो भी सब इसी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर होनी चाहिए। और कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी निकल कर के आई जो कि शॉक करने वाली थी। जो आपका जहाँ पर सेमिनार हो रहा था, ये सब कांग्रेस हो रही थी, वहाँ पर आप देखो कि लगभग 75% सीटें तो खाली पड़ी थी। और जिनको बोलना था वो भी 15 मिनट की जगह सिर्फ 7 मिनट बोल करके ही निकल जा रहे थे। ये बहुत माइन्यूट सी चीज़ें, इनको हम पेपर में नहीं लिख सकते। और जस्ट इतना याद रखो कि 108वां एडिशन जो है वो यहाँ पर इंडियन साइंस कांग्रेस का यहाँ पर हुआ, उसकी थीम ये निकल करके आती है। तो ये कांग्रेस बेसिकली एक तरीके से फेल्ड कही जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मिस भी रह गए। क्वेश्चंस लाइक अनइक्वल डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल पॉलिसीज अफेक्टिंग वुमेन्स वर्क, या इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल जो कि वुमेन साइंटिस्ट को रोकते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी, इनके बारे में बात ही नहीं की गई। तो ये एक तरीके से आर्टिकल जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है किस चीज़ को, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस, जो कि इस थीम के ऊपर चली लेकिन कुछ निकल करके नहीं आया। हालांकि पॉलिटिशियंस की सुने तो उन्होंने कुछ और कहा, बट हमें ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेंटर ने काफ़ी कुछ काम किए हुए हैं वुमेन के रोल को बढ़ाने के लिए। स्टेम के अंदर आप देखोगे कि लगभग DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लगभग आप देखो लगभग 2200 वुमेन्स को एनकरेज यहाँ पर किया है साइंस के अंदर में, ताकि उनको बेनिफिट यहाँ पर मिले पिछले 5 सालों में 2015 से 2020 तक। और इसके अंदर में इन्होंने फेलोशिप वगैरह उपलब्ध कराई है, लगभग 25,000 रुपये से 55,000 रुपये तक की हायर एजुकेशन के लिए फेलोशिप भी उपलब्ध यहाँ पर कराई है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे और प्रोग्राम्स लाइक किरण स्कीम है, दिस इज कॉल्ड नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांस थ्रू नर्चरिंग। ओके, तो ये स्कीम है। इसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव्स हैं लाइक इंडो US फेलोशिप फॉर वुमेन इन स्टेम। ओके, सर्व पावर, दिस इज कॉल्ड साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ओके, तो ये स्कीम है। एक है आपका वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्वेस्ट, एक है आपका वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट फाउंडेशन। तो ऐसी सब 2-3 चीज़ें यहाँ पर याद रखो, ताकि
लिखने में जो है वो कोई दिक्कत ना हो। इवन ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है इस पूरे आर्टिकल के अंदर। आर्टिकल 2 से 3 पेज का था, बट मैंने इसको 2 से 3 स्लाइडों के अंदर में फिट जो है वो यहाँ पर कर दिया, और इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना। बाकी 2-3 हर जगह केस स्टडीज़ दी जाती हैं, लेकिन इतनी सब केस स्टडीज़ बेफालतू की पढ़ के हमें अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है। ओके, इसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए वाइल्ड थॉट। अब इसके अंदर बात की गई है यूएस की। यूएस के अंदर में एक ट्री है, ओके, और उस पूरे के पूरे ट्री को जेनेटिकली इंजीनियर यहाँ पर किया जा रहा है, और जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर दिया गया है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिस्पर कैस9 वगैरह का सब इस्तेमाल करके आजकल लैब के अंदर ये सब काम बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, लेकिन उसको वाइल्ड में रिलीज़ करने के ऊपर यूएस की सरकार अभी सोच रही है। ओके, मतलब उसको रिलीज़ किया जाए कि ना किया जाए, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी मान रहे हैं कि इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अच्छे नहीं होंगे। ओके, तो अब ये सब खबर यूएस की है, लेकिन इंडिया में भी इस तरीके के काम लगातार चल रहे हैं। अगर हम बात करें तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए यूएस के अंदर क्या हो रहा है उस चीज़ को इग्नोर करते हुए इंडिया में क्या हो रहा है उधर की साइड में आएंगे। ओके, तो आप देखो कि ये जो ट्री है इसका नाम है अमेरिकन चेस्टनट। ओके, और ये ट्री है और ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है यूएस के अंदर में, लेकिन यूएस की सरकार ने इसमें जेनेटिकली इंजीनियरिंग मेथड्स का इस्तेमाल करके इसको जो है वो दोबारा से वाइल्ड में कह सकते हैं कि स्प्रेड करने की कोशिश यहाँ पर की है। इसके लिए फील्ड ट्रायल वगैरह यहाँ पर चल रहे हैं, और इसका जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड वर्जन है उसका नाम है डार्लिंग 58। ओके, तो ये इसका नाम है, और इसमें थोड़े से क्लियरेंस वगैरह बच रहे हैं, और कुछ एक्सपर्ट्स की राय वगैरह यहाँ पर बच रही है कि इसको रिलीज़ किया जाए वाइल्ड में कि ना किया जाए। तो ये सब चीज़ें यूएस के अंदर चल रही हैं, हमें इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक तरफ आ जाती है सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसके अंदर में हम बायोडाइवर्सिटी को इन नेचुरल प्रिजर्व रखने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। उसकी हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 15th मीटिंग भी यहाँ पर हुई। अब मीटिंग के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा सोचा जाता है कि भाई जेनेटिकली इंजीनियरिंग को बढ़ावा ना दिया जाए। ओके, और नेचुरल तरीके से बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व रखने की कोशिश की जाए, लेकिन यूएस इन सब बातों को नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि यूएस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सीबीडी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और ये जो COP15 मीटिंग हुई ये कनाडा के अंदर मॉन्ट्रियल में हुई, और यूएस इसमें जो है वो नहीं गया। वैसे सीबीडी के अंदर देखें तो 196 कंट्रीज़ हैं, लेकिन 196 कंट्रीज़ में यूएस नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ आर पार्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपको 10 कंट्रीज़ दे देगा और उसमें से एक यूएस होगी, तो वही नहीं होगी, बाकी सारी लगभग लगभग होंगी। ओके, 10 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे। ओके, तो डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यूएस को आइडेंटिफाई करो, ऑप्शन एलिमिनेट करो, काम हो जाएगा। तो एक पॉइंट याद रखना है कि यूएस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सीबीडी। ओके, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर अमेरिकन चेस्टनट की बात करें तो अमेरिकन चेस्टनट के बारे में दिया गया है कि ये क्या है, कैसे है। ओके, तो डेसिडियस ट्री है और नॉर्थ अमेरिका में नेटिव है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है थोड़ी सी कि भाई डेसिडियस ट्री है और नॉर्थ अमेरिका में नेटिव है, और लगभग इसमें जो है वो फंगल ब्लाइट लग गया था जिसका नाम ये दिया गया है 20वीं सेंचुरी में। तो धीरे धीरे जो है वो 4 बिलियन के करीब पेड़ इसके नष्ट हो गए, और फिर ये धीरे धीरे यूएस से और चाइनीज़ वेराइटीज़ इन सब में जो है वो फैलना शुरू हुआ। स्पेशली चाइनीज़ वेराइटीज़ से ही यूएस के अंदर में ट्रैवल हुआ था, तो उसकी वजह से ये जो है वो इसकी पॉपुलेशन अब धीरे धीरे यहाँ पर कम होने लगी है। तो ये सब चीज़ें जो है वो निकल करके आती हैं। ओके, मोस्ट ऑफ देम गेट री इन्फेक्टेड विद द ब्लाइट एंड डाई एंड री स्टार्टिंग द साइकिल अगेन। तो इस वजह से ये जो है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहा है, और एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड यहाँ पर किया गया। तो आप देख सकते हो दुनिया भर में ये जेनेटिकली इंजीनियर जो है वो यहाँ पर की जा रही है कमर्शियल तरीके से। ओके, और उनके फील्ड ट्रायल वगैरह जगह जगह चल रहे हैं, और ट्रीज़ को जेनेटिकली मॉडिफाइड लगातार यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। ओके, तो इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है। आप देख सकते हो चाइना के अंदर में भारी मात्रा में काम हो रहा है, यूरोप में भी काम हो रहा है, यूएस में तो आप देखो इवन ब्राज़ील के अंदर में भी इस तरीके का काम जो है वो देखने के लिए लगातार मिल रहा है। अब इंडिया के अंदर में भी मार्क लगा हुआ है, यानी कि इंडिया भी जो है वो इसमें काम यहाँ पर कर रहा है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग कर रहा है। अब अगर हम बात करें तो इंडिया में क्या, देखो चाइना का तो ये लिख रहा, हमें नहीं पढ़ना चाइना में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है, ब्राज़ील में क्या हो रहा है, इन सब से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके,
हालांकि यहाँ पर दिया सब कुछ गया है, लेकिन हमें नहीं पढ़ना। हाँ ठीक है, हम आ जाते हैं सीधे इंडिया की तरफ। इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया भी जो रबड़ के ट्रीज़ हैं उनकी जेनेटिकली इंजीनियरिंग वेराइटीज़ उन पर एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कर रही है पिछले 20 सालों से लगभग। ओके, तो केरल के बे अंदर में इंस्टीट्यूट हैं, 2010 में उन्होंने फील्ड ट्रायल के लिए क्लियरेंस लेने की कोशिश की, लेकिन केरल सरकार ने उनको क्लियरेंस दी नहीं। जून 2021 में इन्होंने असम की सरकार से क्लियरेंस लेने की कोशिश की और असम की सरकार ने रबर बोर्ड को ये क्लियरेंस दे दी कि आप इसके फील्ड ट्रायल्स यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो इस की बात करें तो जो रबर ट्री है उसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग वेराइटीज़ जो हैं वो यहाँ पर डाली गई, और इसके अंदर में जो जीन है मैग्नीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ दिया। ओके, ये एक तरीके का खास जीन है। ओके, तो ये जीन जो है वो इसके अंदर में डाला गया है और इसकी वजह से जो रबड़ का प्लांट है उसमें क्लाइमेटिक स्ट्रेस का फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब टेम्परेचर इधर उधर हो गए, क्लाइमेट में चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं, वेदर एनोमलीज यहाँ पर हो रही हैं, तो इस पेड़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है वो हो जाएगा, तो क्लाइमेट स्ट्रेस को यहाँ पर ये टोलरेट कर सकता है। ओके, इसके अलावा आप देखो कि एक तो ये फ़ायदा यहाँ पर हो गया। ओके, तो कैसा भी मौसम हो हमें रबड़ की अच्छी क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो कि जहाँ पर रबड़ नहीं उगती, जैसे असम ही है या मिज़ोरम ही है, तो वहाँ पर ट्रेडिशनली रबड़ नहीं उगाई जाती है, नॉन ट्रेडिशनली रबड़ उगती है, मतलब उगा ली बस। ओके, वैसे वो रबड़ के लिए जाने नहीं जाते हैं, तो उन इलाकों में भी जो है वो रबड़ अब यहाँ पर उग सकती है, तो ये वैरायटी आपको एक बेटर क्वालिटी रबड़ भी यहाँ पर जो है वो उपलब्ध करा सकती है। तो इंडिया के अंदर ये सब काम यहाँ पर चल रहे हैं, तो क्वेश्चन निकल सकता है भाई, निकलने में क्या दिक्कत है, लेकिन जेनेटिकली इंजीनियरिंग के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन जो है वो निकलने के चांसेस हैं। इसके बाद आगे बात करें तो अगला आर्टिकल आपको मिलेगा कंट्रोल एंड डिलीट। ओके, अब यह आर्टिकल आपको क्या बताता है, तो यह आर्टिकल आपसे बात करता है अबाउट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ओके, तो ये एक्ट के बारे में आपने काफ़ी सारी चीज़ें पहले भी पढ़ी होंगी, लेकिन हम फिर से जो हैं वो चीज़ों को देखेंगे। ये एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि जो गरीब लोग हैं, पुअर हैं, उनको कह सकते हैं कि सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स जो हैं वो यहाँ पर उपलब्ध करा दें किसी तरीके से, तो वही सब फूड ग्रेन उपलब्ध कराने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे ये सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पर वर्स्ट होती दिखाई दे रही है। क्या बात हो रही है, कैसे हो रही है, उन चीज़ों को हम जो है वो इस आर्टिकल के अंदर में डिस्कस करते हैं। तो अब इन आर्टिकल की अगर हम बात करें, देखो ये पहला पेज है इसका, और इस पहले पेज के अंदर में ही जो डाउन टू अर्थ है वो अलग अलग लोगों से जा कर के मिला। ओके, कुछ झारखंड के हैं, कुछ कहीं के हैं। ओके, उन सब से जा कर के मिला, और जो रियल जो थिंग्स यहाँ पर निकल के गई ग्राउंड लेवल पर, उन सबको जो है वो इस मैगज़ीन के अंदर में पब्लिश यहाँ पर किया गया है। तो बिल्कुल एकदम निगेटिव तरीके से चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा निगेटिव एस्पेक्ट लेकर के यहाँ पर चलना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बात इस चीज़ की हो रही है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में लोगों को डिलीट किया जा रहा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन पाने वाले लोगों की एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट के अंदर में नाम होते हैं कि भाई किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, और वो लिस्ट जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पास रहती है। तो आप जाओगे अपनी शॉप पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वहाँ पर लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तभी आपको इस एक्ट के अंदर में बेनिफिट जो है वो मिलेंगे। अब ये लिस्ट के अंदर से नाम हटाने का काम, नाम जोड़ने का काम, ये स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। ओके, तो ये एक दिक्कत निकल कर के आ रही है कि कुछ लोग जब राशन लेने के लिए जा रहे हैं तो उनका नाम अब लिस्ट में नहीं है। ओके, तो आप देखो लिखा हुआ है कंट्रोल एंड डिलीट, उनका नाम यहाँ पर जो है वो डिलीट कर दिया गया। क्यों किया गया, उसके पीछे के कुछ कारण हैं, वो कारण हमें 2-4 जानने हैं, बात खत्म। ओके, वरना निगेटिव चीज़ें तो कितनी भी निकाल लो। ऑलराइट, तो आप देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक महिला जो है वो राशन लेने के लिए गई, और राशन लेने के लिए जैसे गई तो उनको पता चला कि उनका नाम जो है वो अब इस लिस्ट में नहीं है। तो सेंटर इंचार्ज टोल्ड मी दैट माय नेम हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द बेनिफिशियरी लिस्ट विदाउट गिविंग अ रीज़न, तो उनका नाम लिस्ट में से हटा दिया गया है। अब उनकी पूरी अच्छी खासी फैमिली है, 5 सन हैं। ओके, वो सब अब जो है वो माइग्रेट करेंगे दूसरी जगह, क्योंकि फैमिली में सर्वाइवल की कंडीशन जो है वो यहाँ पर बन गई है। तो झारखंड के अंदर में ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर चल रही हैं।
अब लगभग आप समझो कि 10 से 12 केस स्टडी दी गई थी जहाँ पर इन्होंने लगातार जा कर के लोगों से बात की, लेकिन आपको पता है कि हमारे इतना काम का कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये सब चीज़ें इस तरीके से काम की नहीं आने की हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये स्लाइड यहाँ पर निकल करके आती है, और इसके अंदर आप देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया गया था। कंट्री के अंदर फूड इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए, हंगर है, माल न्यूट्रिशन है, इन सबको ख़त्म करने के लिए एक्ट लाया गया। और इस एक्ट के अंदर में हमने ये कहा कि जो रूरल एरिया है उसके 75% लोगों को, और जो अर्बन एरिया है उसके 50% लोगों को हम जो सब्सिडाइज्ड फूड है वो यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। ओके, फूड ग्रेन है वो यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। तो अगर हम 75% और 50% एवरेज लेकर के चलें तो लगभग पूरी कंट्री के 67% लोगों को हमें जो है वो सब्सिडाइज फूड यहाँ पर उपलब्ध कराना है। लगभग 2/3 पॉपुलेशन इंडिया की नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में कवर हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ें निकल करके आई। अब इस स्कीम के अंदर में 2 तरीके के कंपोनेंट लिए गए। ओके, 2 तरीके के कंपोनेंट हैं और उसमें एक का नाम है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना का मतलब है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पॉपुलेशन। ओके, एक तो आपकी आ गई अंत्योदय अन्न योजना और दूसरी आपकी यहाँ पर आ गई प्रायोरिटी हाउस होल्ड। ओके, PH। तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड, और ये सिंपल है कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे के हैं वो प्रायोरिटी हाउस होल्ड में आ जाएंगे, और जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं वो आपके अंत्योदय अन्न योजना के अंदर में आ जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो जो आपके प्रायोरिटी हाउस होल्ड में आते हैं उनके लिए हमने ये कहा कि भाई आपको पर मंथ पर पर्सन 5 किलो फूड ग्रेन आपको मिलेगा। उस फूड ग्रेन में राइस की कीमत होगी 3 रुपये, व्हीट की कीमत होगी 2 रुपये, और जो बाकी मोटे अनाज होते हैं उनकी कीमत होगी 1 रुपये। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाली कैटेगरी है उनको दिए जाएंगे। इसके अलावा जो अंत्योदय अन्न योजना के बेनिफिशरीज़ हैं उनको टोटल 35 किलोग्राम फूड ग्रेन यहाँ पर दिया जाएगा 1 महीने के अंदर में, और वो भी सब्सिडाइज्ड रेट पर ही यहाँ पर होगा, चाहे फैमिली का कोई भी साइज़ यहाँ पर हो। ओके, तो आप देखो कि जो आपका प्रायोरिटी हाउस होल्ड है उसके अंदर फैमिली का साइज़ मैटर करता है पर पर्सन, लेकिन जो आपका अंत्योदय अन्न योजना है उसके अंदर फैमिली का साइज़ मैटर नहीं करता है। ओके, आपको 35 किलो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। 75% का डाटा क्लियर होना चाहिए, 50% का डाटा क्लियर होना चाहिए। 2 ग्रुप हैं, एक है अंत्योदय अन्न योजना का और एक है प्रायोरिटी हाउस होल्ड का, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो यहाँ नहीं दी हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे तो इसमें देखो जो आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो आपकी लिस्ट होगी उसमें से बेनिफिशरीज़ का नाम जो है वो डिलीट किया जा रहा है, ये बात तो मैंने आपको बता दी। ओके, अब बेनिफिशरीज़ का नाम डिलीट करने में एक पैटर्न जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में ये गारंटी के साथ कहा गया है कि रूरल एरिया के 75% लोगों को हम सब्सिडाइज फूड ग्रेन उपलब्ध कराएंगे और अर्बन एरिया के 50% लोगों को फूड सब्सिडी ये आपका उपलब्ध कराएंगे। तो लगभग टोटल पॉपुलेशन का 2/3 या 67%, 66% के करीब जो है वो उपलब्ध करा देंगे। सेंसस 2011 के हिसाब से कंट्री की पॉपुलेशन 1.21 बिलियन है। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम 67% देखें तो 813 मिलियन लोगों को इस कोटे का लाभ यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा सेंटर ने जो स्टेट वाइज कोटा लिस्ट है वो भी तैयार कर रखी है, मतलब 813 मिलियन अलग अलग स्टेट में कितने कितने होंगे। जैसे 813 मिलियन में से 26 मिलियन झारखंड से होंगे। ठीक है, तो आप समझ गए कि क्या कोटा है स्टेट वाइज। तो याद रखना कि सेपरेट स्टेट वाइज कोटा भी यहाँ पर जो है वो मेंटेन किया गया है। ओके, तो झारखंड के अंदर में 26 मिलियन लोगों को इसका फ़ायदा जो है वो देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग कोटा डिसाइड किया है, इससे ज़्यादा आप राशन कार्ड या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। 2021 तक 26 मिलियन यानी लगभग 99.95% कार्ड जो है वो यहाँ पर बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दबाव डाला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनके पास खाने के लिए नहीं है उनको खाना उपलब्ध कराओ, क्योंकि ये उनकी राइट टू फूड को जो है वो वायलेट करेगा और राइट टू फूड जो है वो ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है।
कंट्री की पुअरेस्ट पॉपुलेशन के लिए। ओके, तो अब पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है और ये जो डाटा है वो हम इकट्ठा कर रहे हैं 1.21 बिलियन का। वर्तमान में कंट्री की पॉपुलेशन 1.30 बिलियन से ऊपर यहाँ पर है, आपको पता है। ओके, तो अभी नई सेंसस यहाँ पर हुई नहीं है, नई सेंसस नहीं हुई है तो डाटा यूज़ किया जा रहा है 2011 की सेंसस का। अब डाटा पुराना और कायदे नए, तो दिक्कत तो होगी। तो वही दिक्कत देखने के लिए मिल रही है कि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, कार्ड्स लगातार नए बन रहे हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, और कोटा उतना का उतना ही है। तो 3 प्रॉब्लम जो है वो आपको नोट करके रखनी है, इसको ट्रायंगल भी बना सकते हो। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कोटा उतना का उतना ही है। ओके, और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको मिलेगा कि दबाव लगातार यहाँ पर जो है वो बढ़ भी रहा है, सेंसस हुई नहीं है। ओके, तो कोटा जो है वो उस हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए था 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से। अभी जो है वो सब डाटा यहाँ पर चल रहा है, जबकि ऑर्डर जो है वो 2022 में आए हैं कि राइट टू फूड वगैरह ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे लोग एक्सक्लूड यहाँ पर धीरे धीरे हो रहे हैं, तो वही एक्सक्लूज़न के चक्कर में बहुत से लोग उनको डिलीट भी किया जा रहा है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें निकल कर के आई हैं, और ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि नए राशन कार्ड जो है वो बनाने बहुत ज़रूरी हो रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर खुद प्रेशर है कि भाई नए राशन कार्ड यहाँ पर बनाइए। और नए राशन कार्ड बनाने के चक्कर में वो जो है वो पुराने वालों को डिलीट कर दे रहे हैं, और वो चेक भी नहीं कर रहे कि बेनिफिशियरी एलिजिबल है कि नहीं भी है। ओके, तो आप देखो खुद ही ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करते हैं और खुद ही जो है वो सुझाव भी यहाँ पर देते हैं। इसके अलावा जो NFSA की गाइडलाइन है उनके अंदर में कहा गया है कि जो एलिजिबल हाउस होल्ड हैं उनको आइडेंटिफाई करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पर है अंडर द एक्ट। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनको जो है वो प्रिपेयर कर रही है गाइडलाइंस को, बट आइडेंटिफिकेशन जो है वो अलाइन होना चाहिए इस तरीके से कि भाई 75% और 50% आपके रूरल और अर्बन एरिया में निकल करके यहाँ पर आएँ। तो स्कोप बहुत कम है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वल्नरेबल पीपल भी उनकी संख्या भी यहाँ पर बढ़ रही है, कोटा जो है वो उतना का उतना ही है, और ये सब चीज़ें जो हैं वो कंबाइंडली ऐसा इम्पैक्ट यहाँ पर डाल रही हैं कि बेनिफिशियरी जो कि एलिजिबल है उसको भी लिस्ट से ये लोग आउट कर दे रहे हैं। तो हमारे पेपर के हिसाब से कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन एक लाइन में चैलेंज जो है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में अगर आप यहाँ पर देखो तो PDS से जो लोग हैं उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, और ये एक तरीके से पॉलिटिकल फाइट यहाँ पर बन गई है। तो अशोक गहलोत जी की सरकार ने नरेंद्र मोदी की सरकार को लेटर लिखा और कहा कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं उनको राशन नहीं मिल रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कोटा सीलिंग यहाँ पर डाल रखी है उसकी वजह से दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। खैर, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन पॉलिटिकल जो इशू है उसको बनाने की कोशिश चल रही है। इसके अलावा आप देखो कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, तो 2011 की सेंसस के हिसाब से वहाँ की पॉपुलेशन है 12.26 मिलियन। ओके, और उसमें से 7.26 को NFSA के अंदर में फूड जो है वो मिलना चाहिए। इस समय 7.24 को फूड जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ राशन कार्ड जो कि कैंसिल किए गए 2013 से 2021 में, उनकी संख्या निकल करके आती है। ओके, तो इतने राशन कार्ड वगैरह सब यहाँ पर डिलीट करने पड़े। क्यों? क्योंकि नए राशन कार्ड यहाँ पर जो है वो लगातार बन रहे हैं, और आप देखो कि गैप कितना कम है। ओके, क्योंकि सेंसस यूज़ हो रही है ये वाली, और आप जो NFSA सेंसस यूज़ हो रही है ये वाली, और NFSA के अंदर में डाटा जो है वो ये जा रहा है। ओके, नया एकदम लेटेस्ट। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ी सी जो है वो दिक्कत कर रही हैं, और वैसे इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बट ठीक है जो भी है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 14 of the 36 states and union territories have exhausted the quota set under the NFSA on the basis of 2011 census. In the remaining cases लगभग 99% कोटा फिल है, यानी कि अब उसमें नए बेनिफिशरीज को इंक्लूड करने की जगह नहीं है। नए बेनिफिशरीज को इंक्लूड करने के लिए आपको 99% कोटे को कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए आपको उसमें से बेनिफिशरीज को आउट करना पड़ेगा, डिलीशन करना पड़ेगा। तो वही चीज़ जो है वो इस डाउन टू अर्थ ने पकड़ ली और इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की। ओके, अगर हम बात करें आगे, तो इसके अलावा NFSA को बने हुए आपके 10 साल होने वाले हैं, और बेनिफिशरीज का डाटा अभी भी 2011 का यूज़ हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी नई सेंसस कराने की ज़रूरत है। नई सेंसस जो है वो होनी चाहिए थी
2021 में, लेकिन कोविड की वजह से ये सेंसस नहीं हुई, तो हमारे पास नए एस्टीमेट अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो लगभग 813 मिलियन पीपल करंटली कवर्ड अंडर NFSA फॉर्म जस्ट 57% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो जितनी पॉपुलेशन कवर होनी चाहिए 67%, अभी सिर्फ और सिर्फ 57% पॉपुलेशन कवर है, बाकी की पॉपुलेशन भी कवर इसके अंदर में नहीं है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट निकल करके आता है कि भाई इतनी सब चीज़ें करने के बाद भी हमारा जो टारगेट है 67% का, या 75% रूरल और 50% अर्बन, वो नहीं हो पा रहा है। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम निकल करके आई है। इसके अलावा जो ऑफिशियल PDS लिस्ट होती है उसमें से भी नाम इस तरीके से डिलीट किए जा रहे हैं बिना बताए, तो ये भी गलत है। और सेंटर को इस चीज़ को एडमिट करना पड़ेगा कि भाई जो लार्ज स्केल डिलीशन यहाँ पर हो रहा है या राशन कार्ड का कैंसिलेशन यहाँ पर हो रहा है, वो कंट्री के अंदर में गलत हो रहा है और होना नहीं चाहिए था। ओके, अब किस तरह कहाँ से हो रहा है इतना सब जानने की ज़रूरत आपको भी यहाँ पर नहीं है। ओके, सेंटर ने जब सवाल पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से सवाल पूछा कि भाई इस तरीके से कैसे इनको डिलीट कर रहे हो, तो सेंटर ने यहाँ पर जवाब दिया कि भाई जो पर कैपिटा इनकम है वो 2013 से लगातार इंक्रीज़ हो रही है, और PDS लिस्ट के कुछ मेंबर ऐसे हैं जो कि अभी भी इसका लाभ ले रहे हैं, जबकि उनकी जो ईज़ ऑफ लिविंग है वो बेहतर हो गई है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पर बढ़ा है। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, जिसकी वजह से कुछ लोग जो हैं वो अब सब्सिडाइज्ड राशन लेने से ऊपर उठ गए हैं, मतलब अब वो खुद से चीज़ों को खरीद सकते हैं, तो उन लोगों को हम जो है वो बाहर कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इनएलिजिबल हैं, डुप्लीकेट हैं, फेक हैं, या घोस्ट बेनिफिशरीज हैं, या लीकेज वगैरह भी यहाँ पर हो रही है, तो उनको भी जो है वो हम यहाँ पर छांट रहे हैं। ये सब बातें कहकर उन्होंने घुमा फिरा करके बातों को यहाँ लाने की कोशिश की। ओके, This rise is bound to have taken a large number of households to higher income class and that may not be as vulnerable, जो कि 2013-14 में थे। ये बात मैंने आपको बताई कि कुछ बेनिफिशरीज 2013-14 में ऐसे होंगे जिनके पास खाने के लिए या ऐसा फूड ग्रेन खरीदने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन अब जो है वो उनकी इनकम वगैरह यहाँ पर बढ़ी है, और अब वो जो है वो अब इतने वल्नरेबल नहीं रहे जैसा कि 2013-14 में यहाँ पर थे। तो ये सब कुछ बातें निकल कर के आई। इसके अलावा इंडिया ने अपने जो पॉवर्टी के फिगर हैं वो भी 2011 से अपडेट नहीं किए हैं, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो यहाँ पर होता है NSSO के द्वारा, तो उसके जो लेटेस्ट डाटा है वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिससे हम पता लगा सकें कि कौन बिलो पॉवर्टी लाइन है, कौन एवब पॉवर्टी लाइन है, जिसकी वजह से प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो है उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और फिर ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का काम ढंग से यहाँ पर हो सके। ओके, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे NSSO के द्वारा 2017-18 में रिलीज़ किया भी गया था, बट सरकार ने उसके पब्लिकेशन को रोक दिया था। ओके, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा डाटा ये दिखाया गया था कि पॉवर्टी इंडिया के अंदर में इंक्रीज़ हो रही है। द सर्वे शोज दैट पॉवर्टी हैड इंक्रीज्ड इन इंडिया। सरकार की बेइज्जती होती तो सरकार ने उसको स्टॉप जो है वो यहाँ पर कर दिया, रिलीज़ नहीं करने दिया। खैर, ये सब चीज़ें भी निकल कर के आती हैं, बट हमें जो है वो जो याद रखना है वो यही है कि भाई 2 लाइन के अंदर में चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोटाज जो हैं NFSA के अंदर वो भी आपके पॉवर्टी एस्टीमेट्स के बेस पर नहीं है। ओके, तो कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी नंबर है, किसी स्टेट को कितना दे दिया, किसी स्टेट को कितना दे दिया। इवन ये भी नहीं देखा कि भाई झारखंड में ज़्यादा पॉवर्टी है तो वहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे, ओके, तो उनको उतना ही बेनिफिट मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं देखा। और बस आर्बिट्रेरी नंबर से हमने जो है वो कोटा सीलिंग यहाँ पर जो है वो डाल दी, तो ये कुछ और प्रॉब्लम्स जो है वो निकल करके आ रही हैं। ओके, तो जस्ट सिंपल सा पॉइंट है, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट इस तरीके से पढ़ाना पड़ा, इस चीज़ को ध्यान में जो है वो आप रखिएगा। तो इस तरीके से ये वाला आर्टिकल जो है वो ख़त्म होता है। अब चलते हैं इससे अगले आर्टिकल की तरफ और देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं। लिखा हुआ है ड्रॉट्स डोमिनो इफेक्ट। ओके, तो इस आर्टिकल में बहुत ख़ास चीज़ें नहीं निकल करके आती, आपको जस्ट देखो आर्टिकल में ये दिया गया है कि जो वुमेन्स हैं, ओके, जो महिलाएं हैं वो अब ऐसी जगह पर शादी नहीं करना चाहती जो कि बेसिकली रीज़न ऐसा है जहाँ पर वाटर की समस्या है। ओके, तो वुमेन जो है वो वाटर इसको स्केर्स जो एरियाज़ हैं वहाँ पर रहने वाले
जो मैन है उनसे शादी करना नहीं चाहती। ये बात यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई है और स्टोरी स्पेशली जो है वो महाराष्ट्र की यहाँ पर जो है वो निकल करके आती है। ओके, तो ये पॉइंट जस्ट इतना है। अब क्या लिखें, कैसे लिखेंगे, कितना ज़रूरी है, आपको पता है कि ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, कभी एक पॉइंट में लिख सकते हो कि वही ड्रॉट की वजह से आप देखो कि सोशली क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक इम्पैक्ट ये भी देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो ये कुछ लोगों से बात की गई, फिर डाउन टू अर्थ जो है वो ग्राउंड रियलिटी पर जाना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये सब हमें पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और आप इसमें ये भी देख सकते हो कि अ, ये देखो यहाँ पर एक रिपोर्ट लिखी हुई है, रोल ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर, 2011 की रिपोर्ट है। ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आई थी और इन्होंने ये बताया था कि जो वुमेन है वो रूरल एरियाज़ के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्पेशली 43% तक एग्रीकल्चर लेबर का काम जो है वो यहाँ पर करती हैं। ओके, तो ये फार्म सेक्टर के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन फार्मिंग जो है वो अब इतना ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं रहा। तो इस चक्कर में आप देखोगे कि एक केस स्टडी यहाँ पर दी गई है। ओके, तो मैं वही कह रहा हूँ बार बार कि भाई इतना सब माइन्यूट माइन्यूट डिटेल में जाने की ज़रूरत अब बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यहाँ पर भी आप देखो आई करके चीज़ें दी गई हैं, बट एक पॉइंट जिसकी वजह से मैंने स्लाइड डाली है, इसके पॉजिटिव बताए गए हैं कि पॉजिटिव्स क्या हुए हैं। वाटर स्केयर सीजन में अब वुमेन शादी नहीं करती, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए होंगे और उनमें से पॉजिटिव चेंज की अगर हम बात करें तो ये आ रही है कि जो मैन हैं वो अब ऐसी वुमेन्स को तलाशते हैं शादी के लिए जो कि किसी दूसरी कास्ट से हो या दूसरी कम्युनिटी से हो, बस शादी हो जाए, मतलब ठीक है, चाहे फिर जाति नीचे हो ऊंचे हो, इन सब का फ़र्क नहीं पड़ने का। ओके, तो ये चीज़ें निकल करके आती हैं। हालांकि ये भी कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है। आप ये तो देखो कि उसके पीछे मोटिव क्या है। ओके, तो खैर इग्नोर करते हैं चीज़ों को और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आर्टिकल फिर से आ गया और इस आर्टिकल में अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है फार्मास डर्टी डील्स टू स्टॉल जेनेरिक्स। ओके, अब क्या है कि भाई बहुत सारी लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं। अब जितनी भी लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं उनमें से मोस्टली आप देखो कि बहुत ज़्यादा उनके जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, तो ये प्राइसेस ज़्यादा होने का एक कारण ये भी है कि जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनको पेटेंट यहाँ पर मिल जाते हैं और फिर उनके जो राइट्स हैं वो बाउंड हो जाते हैं कि भाई उनको कोई और यूज़ नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। और राइट, अब ये राइट उनको यहाँ पर मिल गया, तो अब ये केस यहाँ पर यही हुआ है कि एक आपकी कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम था सैंडोज। ओके, और एक दूसरी कंपनी थी जिसका नाम था जेनेंटेक। और इस जो कंपनी थी जेनेंटेक, इसने केस फाइल किया सैंडोज के ऊपर कि इन्होंने इनका जो कह सकते हैं कि जेनेरिक वर्जन है वो चुराया है और इन्होंने एक ड्रग बनाई थी जिसका नाम है एस्ब्रिट। ओके, इस ड्रग का जो जेनेटिक वर्जन है वो चुराया है। तो कुछ केस वगैरह चला यहाँ पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के जो है वो मना कर दिया कि भाई जो सैंडोज है उसने किसी तरीके के पेटेंट वायलेशन नहीं किया है और इस तरीके के बहुत सारे और सूट आपके बाकी की जो मतलब ये कंपनी है दूसरी वाली जिसका नाम है जेनेंटेक, इसके द्वारा पहले भी फाइल किए गए हैं और इसमें इंडियन कंपनीज भी आती हैं लाइक सिप्ला वगैरह। ओके, तो उन पर भी ये सब चीज़ें आती रहती हैं। अब ये लॉ सूट वगैरह फाइल करना, ये सब काम जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि जो मार्केट के रेट हैं, अब देखो ये ड्रग है जिसका नाम है एस्ब्रिट, ये ड्रग के प्राइस जो है वो मार्केट में 1 बिलियन एनुअली इसकी जो है वो सेल यहाँ पर है। अगर दूसरी कंपनी भी इसको बनाने लगेगी तो सिंपल सी बात है कि मार्केट में इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इसके रेट को कम करना पड़ जाएगा। रेट कम हो जाएगा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा और यही धंधा चौपट होने को ऊपर बड़ी लाइन में लिखा गया है कि फार्मास डर्टी डील टू स्टॉल जेनेरिक्स। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं वो निकल करके आती हैं। हालांकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो इनोवेटर जो कंपनीज़ हैं वो आपकी बहुत भारी चार्जेस यहाँ पर जो हैं वो लेती हैं और ताकि कंपटीटर्स जो हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएं और कंपटीटर्स को ख़त्म करने के लिए अलग अलग तरीके के लीगल एक्शंस जो हैं वो यहाँ पर लिए जाते रहे हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं और आगे लिखा हुआ है फ्लाइज फॉर फीड। ओके, तो ये आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। देखो लगातार ह्यूमन पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। अब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन को खिलाने के लिए हमारे पास फूड होना चाहिए, यानी फूड सिक्योरिटी काफ़ी ज़रूरी है। फूड का मतलब एनीथिंग जो हम खा सकते हैं, ओके, वो हमारे लिए ज़रूरी यहाँ पर है। अब उसमें बहुत सारी ऐसी सोया वगैरह ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं। ओके, तो सोया है या राइस है, व्हीट है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। लेकिन
हमारी जो कह सकते हैं कि पोल्ट्री इंडस्ट्री है, ओके, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, मुर्गी पालन वगैरह जिसको आप कहते हैं, ओके, वहाँ पर हम भारी मात्रा में जो फूड क्रॉप्स हैं जो कि बेसिकली ह्यूमन कंज्यूम ह्यूमंस के लिए कंज्यूम होनी चाहिए, उनका इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं हम पोल्ट्री सेक्टर में। तो उसका एक अल्टरनेटिव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रही है। तो वो जो खाना हम यहाँ पर पोल्ट्री फीड के लिए इस्तेमाल करते हैं वो डाइवर्ट करना पड़ेगा ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, और पोल्ट्री के लिए हमें स्पेशल कुछ और चीज़ यहाँ पर चाहिए, अल्टरनेटिव कुछ और चाहिए। तो यही अल्टरनेटिव जो है वो यहाँ पर निकाला गया है इस आर्टिकल के अंदर, ओके। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि भाई पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है, कैसे काम यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो कन्वेंशनल फीड अब तक सप्लाई किया जाता है पोल्ट्री के अंदर, मेजरली सीरियल्स हैं जो कि इंसान के लिए ज़रूरी है, सोया है ये भी इंसान के लिए ज़रूरी है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन की डिमांड के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि हमें जो चैलेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं उनसे बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ इसकी जो कह सकते हैं कि एक अल्टरनेटिव यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप देखोगे कि एक अल्टरनेटिव मिल जाएगा तो ये चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस यहाँ पर हो सकती हैं। तो ये रिसर्चर्स के ध्यान में आया और रिसर्चर्स इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि भाई कोई और अल्टरनेटिव यहाँ पर मिल जाए कन्वेंशनल पोल्ट्री फीड का, और कॉस्ट भी जो है वो कम से कम लगे। तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी कुछ इस्तेमाल किया, लाइक ब्रूइंग इंडस्ट्री से निकलने वाले कुछ अल्टरनेटिव ड्राइड ग्रेन्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया। ये प्रोटीन वगैरह एमिनो एसिड में तो रिच होते हैं, और लेकिन इनमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो और फाइबर कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, तो ये दिक्कत आई। फिर दूसरा इन्होंने राइस ब्रान को भी यूज़ किया, वीट के अल्टरनेटिव में इन्होंने इसको यूज़ किया, लेकिन इसमें भी जो है वो काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर आई, क्योंकि इसमें जो कह सकते हो लिखा हुआ है कि इट हैज़ ए कंपेरेबल एपरेंट मेटाबोलाइज एनर्जी एज वीट, ओके। तो बहुत ज़्यादा इसमें जाना नहीं है, बट आप समझो कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी इनके साथ यहाँ पर थी। तो एक नया सुझाव जो है वो यहाँ पर लाया गया, और रिसेंटली क्या किया है, एक होती है आपकी ब्लैक सोल्जर फ्लाई, ओके। तो इस फ्लाई का जो लार्वा है उसको हम एज अ फीड इस्तेमाल करेंगे पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए। तो आप समझो कि वहाँ पर जो सोया वीट या राइस यूज़ होता है वो सब अब ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये काम किया गया है, ये आपकी ब्लैक सोल्जर फ्लाई है, और इसके अंदर में जो लार्वा यहाँ पर निकल कर के आएगा वो हाईली न्यूट्रिशियस होगा और इजीली तरीके से उसको रेज भी किया जा सकता है। इसके लिए पूरा अपना एक मेथड है, वो मेथड ये रहा, ओके। हमें इसमें नहीं पढ़ना, आपको भी पता है कि ये सब चीज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन ठीक है कि हाँ इस तरीके से कुछ काम यहाँ पर होता है। और इसमें हम जो है वो ऑर्गेनिक फूड वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं लार्वा को जनरेट करने के लिए, और इसके अलावा हम ब्लैक सोल्जर फ्लाई के कुछ एग्स का भी इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, ताकि लार्वा ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जा सके और फिर उसको मुर्गी वगैरह को खिलाया जा करके आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री को बेहतर किया जा सके। तो आप देख सकते हो कि अगर आप कन्वेंशनल डाइट देते हो तो उसमें कितना कितना क्रूड फैट होता है या क्रूड प्रोटीन कितना होता है। तो आप देखोगे कि ब्लैक सोल्जर फ्लाई का अगर आप लार्वा इस्तेमाल करोगे तो ये चीज़ें इम्प्रूव होने के चांसेस हैं, ओके। सारे ग्राफ ऊपर जा रहे हैं सिर्फ इस हरे वाले पोटेशियम को छोड़ करके, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रेड रंग का ग्राफ भी ऊपर है, ओके। तो ये कंटेंट वगैरह सब यहाँ पर बताए गए हैं, कंपेरिजन चार्ट है। हमें इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना भाई, ओके। तो इसमें बिल्कुल ध्यान ना दें और आगे बढ़ें। इसके बाद आगे चलें तो अगला आर्टिकल यहाँ पर छोटा सा आर्टिकल है और इसमें बताया गया है आपको डेमोसिलिक क्रेन के बारे में, ओके। ये क्रेन की एक प्रजाति है और ये जो है वो सेंट्रल एशिया से आती है, क्योंकि वहाँ पर जब विंटर पड़ेगी तो ये माइग्रेट होंगी और माइग्रेट होकर के इंडिया और अफ्रीका में जो है वो यहाँ पर आती हैं, ओके। इंडिया में स्पेशली राजस्थान और गुजरात में देखने के लिए मिलती है, और मतलब आती है मार्शी एरिया के अंदर स्टे करती हैं, लेकिन वहाँ पर नेस्ट या ब्रीडिंग वगैरह का काम वहाँ पर नहीं होता, ओके। नेस्टिंग और ब्रीडिंग सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एशिया में होती है, ये ठंड से बचने के लिए इधर आ जाती हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें निकल करके आती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो लगभग 20,000 के करीब इस तरीके के क्रेन जो हैं वो इंडिया में हर साल यहाँ पर आते हैं। और इसमें अगर आप पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करें तो एक रीज़न है, राजस्थान के अंदर में एक स्मॉल विलेज है जिसका नाम है किशन, ओके। KHICHAN, ओके। तो ये एक विलेज है और इस विलेज का खासा नाम जो है वो यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ पर भारी मात्रा में ये पर्टिकुलर क्रेन जो है वो देखने के लिए यहाँ पर मिलता है, ओके। तो सेंट्रल एशिया की माइग्रेटरी बर्ड है। राजस्थान गुजरात का नाम मैंने आपको बार बार लेते हुए बताया, ओके।
तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, और इस रीज़न का नाम भी आप ध्यान में रखिएगा कि भाई वाई दिस रीज़न इज़ फेमस। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर डेमोइसले क्रेन जो है वो पाए जाते हैं। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, उस पर मत जाइए, लेकिन स्पेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है, आप उधर ध्यान दीजिएगा। ओके, इसके बाद ये लास्ट स्लाइड है। ओके, इसके बाद कोई और स्लाइड नहीं है। तो ये 51 स्लाइड्स जो है वो यहाँ से निकल करके आई। जितना काम का था उतना पढ़ा, बाकी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करो। वीडियो की लेंथ पर मत जाओ कि कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही। सारे आर्टिकल कवर करना हमारी प्रायोरिटी है, और वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, और जितना ज़रूरी था उतना यहाँ पर कवर हो चुका है। तो बस वीडियो को एंड करते हैं, और इसकी PDF आपको पता है कहाँ पर मिलेगी। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।